सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आपने इससे पहले भी टैग वर्ड वाले बहुत सारे वीडियोस देख लिए हों। तो इस वीडियो में भी हम टैग वर्ड की ही बात करेंगे कि कैसे आप प्रश्नों को पहचान पाएंगे कि इस प्रश्न का यही उत्तर होगा या फिर ये विकल्प नहीं हो सकता है। वन डे एग्जाम स्टडी चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। क्लासेस का टाइम यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा होगा। इस समय पर आप उपस्थित होकर के सभी लाइव क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, इस वीडियो को आप देखिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संस्कृत गणित जो आपके मेन, आपको जिसमें डर लगता है गणित और संस्कृत में, इन दोनों ही विषयों की क्लासेस भी हमारे चैनल पर कराई जाती हैं। इसके अलावा सभी विषयों को पढ़ाया जाता है। तो हम कैसे क्वेश्चंस को देख करके पहचानेंगे कि इसका ये उत्तर नहीं हो सकता? क्या इस बार जो बदलाव हुए हैं उसमें टैग वर्ड नहीं काम करेंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए, सीटेट ने सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया है, ना ही कोई पेपर में कोई बदलाव है, क्वेश्चन नंबर की कोई संख्या में कोई बदलाव नहीं है, विषय में कोई बदलाव नहीं है, प्रश्न पूछने के तरीके में भी बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। क्योंकि सीटेट ने जो एग्जाम्पलर जारी किए थे उसका भी हमने एनालिसिस करके एक वीडियो बनाया था, उसमें भी कोई खास अंतर नहीं है। तो आप अपने माइंड से ये बात निकाल दीजिएगा कि इस बार बहुत कुछ बदल जाएगा। बस ये बदला है कि पेपर ऑनलाइन होगा, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, जितना भी समय आपके पास अब बचा हुआ है, अगर आपने अभी तक एक दो भी पैराग्राफ नहीं लगाए हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 हो, प्लीज़ पैराग्राफ की प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइएगा। क्योंकि ये 30 नंबर हैं, इसको आप बहुत हल्के में लेते हैं। आपको लगता है कि वही उसी के सामने तो आंसर लिखा होता है, हम कर ले जाएंगे। कर तो आप ले जाएंगे, बट वहाँ पर समय जरूर अधिक लगेगा। तो आप एक दो पैराग्राफ की अगर प्रैक्टिस घर पे करके जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा आपकी हैबिट अच्छी होगी और आप जल्दी से प्रश्नों को पहचान पाएंगे। ध्यान रखना है आपको, प्रश्न का उत्तर देते समय आपको खुद को अध्यापक मानना है और बच्चे के हित में ध्यान में रख करके उत्तर रखना है कि बच्चे का किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। इसके अलावा बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत भी ये बात कही गई है कि बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए, उनकी बात को सुना जाए। इसके अलावा आप प्रश्न के विकल्प में ध्यान रखिएगा कि समावेशी शिक्षा की बात को भी ध्यान में रखा जाए। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए, ना ही धर्म के आधार पे, ना ही जाति के आधार पे, ना ही लिंग के आधार पे। लड़का या लड़की सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। बच्चा कहीं से भी आया हो, किसी भी क्षेत्र से आया हो, किसी भी जाति का हो, इसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है प्रश्न के विकल्प में एनसीएफ और आरटीई के। एनसीएफ क्या कहता है कि ज्ञान को सूचना ना माना जाए और स्थायी ज्ञान दिया जाए। बच्चा अगर करके सीखेगा तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो एनसीएफ में जो भी बातें कही गई हैं, जैसे ये भी कहा गया है कि बच्चों को रटाया ना जाए, ठीक है, करके सीखने पर जोर दिया जाए, व्यावहारिक ज्ञान दिया जाए। तो इन चीज़ों को आपको विकल्पों में ध्यान रखना है। किसी भी कीमत पे बच्चे की गलती नहीं ठहरानी है। मान लिया बच्चा अगर होमवर्क करके नहीं आता है तो हम ये नहीं कहेंगे कि बेटा तुम गलत हो या ये तुम्हारी गलती नहीं। हम सबसे पहले वहाँ पर कारण पता करेंगे कि बच्चे ने होमवर्क क्यों नहीं किया है, या अगर विद्यालय बच्चा लेट आ रहा है तो क्यों लेट आ रहा है। ध्यान रखिएगा इस बात को। प्राथमिक स्तर के जब आप पेपर को हल कर रहे होंगे तो ध्यान रखिएगा जो बच्चा होगा वहाँ पर मेंशन नहीं होगा, बट ये आप अपने माइंड में रखिएगा कि जो बच्चा होगा जिस पर वो क्वेश्चन अप्लाई होगा वो लगभग 5 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष के बीच में होगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप ये समझ करके चलें कि प्राथमिक स्तर का क्वेश्चन है और वहाँ पर आप किशोरावस्था जोड़ रहे हैं, तो वो फिर आंसर्स गलत हो जाएगा। ठीक है, कई बार आपको ऐसा भी लगेगा जहां पर आपको लगेगा कि इसके चारों ही विकल्प हैं, तो चारों विकल्पों में आपको क्या देखना होगा कि उन चारों विकल्पों में कोई एक ऐसा विकल्प है जो व्यापक हो, जिसमें बाकी के 3 ऑप्शंस आ रहे हों। जैसे ईवीएस में क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, एक ऑप्शन में वहां पर देता है ईवीएस, ठीक है, और एक ऑप्शन में दे देता है ईवीएस और एसएसटी, और एक ऑप्शन में देता है ईवीएस, एसएसटी और साइंस। आपको पता है ईवीएस के अंतर्गत हम एसएसटी भी पढ़ते हैं, साइंस भी पढ़ते हैं और ईवीएस भी है। तो जहां पर व्यापक ऑप्शन हो, तीनों ही विकल्पों की बात करी जा रही हो। जैसे एक ऑप्शन में दिया हो कि हम बच्चे को करके सिखा रहे हैं, और एक ऑप्शन में दिया हो अवलोकन, और एक ऑप्शन में दिया हो और प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन एक चौथा ऑप्शन हो जिसमें करके सीखने और अवलोकन और प्रत्यक्ष रूप से सीखने तीनों पर जोर दिया जा रहा हो, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कई बार तीनों ही ऑप्शन, चारों ही ऑप्शन सकारात्मक लगते हैं, तो वहां पर आपको व्यापक ऑप्शन ढूंढना है जो बड़ा हो, जिसमें बाकी के 3 ऑप्शंस का भी निचोड़ देखने को मिल रहा हो। ये एक बात हो गई आपकी बेसिक सी चीज़ें। अब जैसे ये वाला प्रश्न आपके सामने आता है तो आप कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर कौन सा इसका नकारात्मक ऑप्शन है, कौन सा सकारात्मक है। देखिए यहाँ पर आपको बता दें, अगर याद करने की बात कही जा रही है, रटने लिखा हुआ है या कंठस्थ करना लिखा हुआ है, तो हम बच्चों को रटाते नहीं हैं,
कंठस्थ नहीं कराते हैं, स्मरण नहीं कराते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अगर अंकों पर, ग्रेडों पर जोर दिया जा रहा है तो ये भी विकल्प गलत है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं। यहाँ पर शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करने की बात करी जा रही है। यहाँ पर शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। कुशलता वो तभी प्राप्त करेगा जब शामिल होगा। समझिए बात को, ये दोनों ही ऑप्शन सही लग रहे होंगे कुछ देर के लिए आपको, लेकिन कुशलता बच्चा तब तो प्राप्त करेगा जब उसको मौका मिलेगा। तो जरूरी क्या है कि पहले बच्चे की सक्रिय सहभागिता हो, तब वो कुशलता प्राप्त कर पाएगा। यही चीज़ आपको पेपर में समझनी है। जब आपको लग रहा हो कि 2 ऑप्शन सही हैं, तो उनमें से देखिए उन दोनों ऑप्शंस में क्या चीज़ें मैच कर रही हैं। फिर देखिए दूसरे ऑप्शन में कौन सी ऐसी बात है जो आपस में जोड़ रही है। पहले क्या जरूरी है, पहले सक्रिय सहभागिता जरूरी है या पहले कुशलता जरूरी है? तो पहले बच्चे को अवसर मिले, वो पार्टिसिपेट करे, सक्रिय रूप से सीखे, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए कीवर्ड पर हम नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही लिखे गए हैं। जैसे प्रश्न के ऑप्शन में अगर आपको मिलता है कि बच्चे को अवसर प्रदान किया जा रहा है, तो ये सकारात्मक होगा, क्योंकि बच्चे को वहां पर हम मौका दे रहे हैं, किसी एक्टिविटी में सम्मिलित कर रहे हैं। ईवीएस में हम प्रत्यक्ष रूप में सिखाने के लिए चिड़ियाघर ले जाने का प्लान बनाते हैं। ये भी क्या है, एक अवसर है, मौका देना है, तो ये सकारात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं कहीं पर बच्चे को लिमिटेड रखते हैं, लिमिटेड में ही आपका आ जाता है केवल वाला ऑप्शन, ओनली लिखा होता है, केवल। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, हम बच्चे को एक लिमिट में बांध रहे हैं कि बस केवल किताब से ही पढ़ो, ये गलत है। केवल किताब से ही पढ़ो मतलब सिर्फ किताब से ही पढ़ने की बात करी जा रही, बाकी के जो स्रोत हैं पढ़ने के, सीखने के, उसको इग्नोर किया जा रहा है। तो ये क्या होगा, लिमिटेशन रखना क्या है, नकारात्मक है। बच्चे को हमें मोटिवेट करना है। मान लिया बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो हम सबसे पहले कारण जानेंगे और फिर उसको मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे। फिर उसको हम प्रोत्साहित करेंगे कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, तुम सीख सकते हो। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, आप भी वो काम कर सकते हो जो अन्य बच्चे कर रहे हैं। हम बच्चे को इस तरीके से मोटिवेट करेंगे। जो भी ज्ञान हम दे रहे हैं उसके व्यावहारिक जीवन से जोड़ करके देंगे। ठीक है, विभिन्न संदर्भों, अब मान लिया कोई प्रश्न दिया है, उसमें 3 ऑप्शन दिए, लास्ट में लिख दिया विविध संदर्भ। तो यहाँ पर विविध प्रकार मतलब कई प्रकार से बच्चों को किस प्रकार से हम सिखाते हैं। एक ऑप्शन दे दे यहाँ पर कि खेल के मैदान में ले जा करके हम कोई एक्टिविटी करा करके सिखाते हैं। एक कह दे यहाँ पर अंताक्षरी के द्वारा सिखाते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे दे कि प्रयोगशाला में ले जाकर के सिखाते हैं, और लास्ट दे दे विविध प्रकार से या विविध संदर्भों में। तो ये ऑप्शन ऐसा नहीं गलत है, लेकिन विविध जो शब्द है अपने आप में बाकी के 3 ऑप्शंस को समाहित करता है। तो अगर कहीं पे प्रश्न के विकल्प में विविध दे रखा है, विभिन्न संदर्भ दे रखा है, तो वो सही हो जाएगा। जो भी ज्ञान हम बच्चे को दे रहे हो, सिखा रहे हो, वो उसके दैनिक जीवन से संबंधित हो। बच्चों को खोज आधारित मौका दिया जाए, खोज करके बच्चे सीख पाए। अगर हम चाहते हैं कि बच्चों में बढ़िया व्यवहार, अच्छे स्किल डेवलप हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, तो हम क्या करेंगे, हम शिक्षक होने के नाते हम जो व्यवहार चाहते हैं बच्चों में डेवलप हो, वैसा ही व्यवहार सबसे पहले हमें खुद करना होगा। आदर्श व्यवहार, आदर्श बर्ताव करना होगा। ठीक है, बच्चों को हमें खोज आधारित सिखाना है। वातावरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है अधिगम की। अगर बच्चा लेट आ रहा है, विद्यालय में होमवर्क नहीं कर रहा है, असाइनमेंट नहीं बना रहा है, उपस्थित उसकी डेली नहीं हो पा रही, तो सबसे पहले हम कारण पता करेंगे। प्रिंसिपल को शिकायत नहीं करेंगे, अभिभावक से शिकायत नहीं करेंगे, दंड नहीं देंगे। सबसे पहले हम रीजन जानेंगे कि क्या कारण है कि बच्चा लेट आ रहा है या स्कूल नहीं आ रहा है, क्या कारण है। ठीक है, किसी ऑप्शन में अगर पूछ रहा हो कि निम्नलिखित में से शिक्षा का उद्देश्य क्या है या अधिगम का उद्देश्य क्या है, तो सर्वांगीण विकास, सभी पक्षों का विकास करना, सिर्फ एक पक्ष का नहीं। प्रत्यक्ष रूप में अगर बच्चा ज्ञान अर्जन कर रहा है तो ये सकारात्मक विकल्प है। ठीक है, भाषा कौशल, ज्ञानेंद्रियों पर बल देना। और भाषा की अगर हम बात करें, कोई भी भाषा हो, हिंदी भाषा हो, अंग्रेजी हो, जो भी आपने लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 रखी है, तो मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने पर हमें जोर देना है। शिक्षक का काम क्या है, तो शिक्षक सुविधादाता और सुगम करता है। त्रुटियां क्या है, त्रुटियों से हर बार एक प्रश्न आता है, तो त्रुटियां जो है ये अधिगम का ही हिस्सा है। ठीक है, पार्ट ऑफ लर्निंग, अधिगम का हिस्सा है, क्योंकि त्रुटियों से हमें पता चलता है कि हमने क्या सीखा है, कहाँ पर हम मिस्टेक कर रहे हैं, उसको हम कैसे सुधार करें। तो ये एक सुधार का एक तरीका है। सृजनात्मक विचारों की अभिव्यक्ति अगर कहीं भी ऑप्शन में दे रखा है तो वो सकारात्मक विकल्प होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चा अपने विचारों को, अपने मौलिक विचारों को सम्मिलित करेगा। सामाजिक अंतःक्रिया, वाइगोत्स्की ने सिद्धांत भी दिया है सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इनका ये कहना था कि बच्चे परस्पर अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, तो ये सकारात्मक विकल्प हो जाएगा। क्रियाशील, सहपाठी अधिगम, सहयोग के द्वारा सीखना, इसके अलावा करके सीखना, सक्रिय, खेल द्वारा सीखना। प्रिंट समृद्ध माहौल, प्रिंट समृद्ध माहौल का मतलब होता है कि बच्चा जहाँ पर भी बैठता हो उसके आसपास बढ़िया उसका जो क्लासरूम अच्छे से सजाया गया हो। ठीक है,
अब सजाने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा फूल माला लगाए गए हों, प्रिंटेड सामग्री का प्रयोग किया गया, चार्ट पेपर लगे हों जहां पर बच्चे को हम सिखा सकें कि बेटा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, एप्पल ऐसा होता है। प्रत्यक्ष रूप में तो हम ला करके दिखा नहीं सकते हैं, एच फॉर एलिफेंट, तो हम फिगर से दिखा पाएँ, प्रिंटेड हो सामग्री वहाँ पर। ठीक है, आवश्यकता अनुसार हम चित्रों का प्रयोग करें, श्रव्य और दृश्य सामग्री का प्रयोग करें। ये कुछ सकारात्मक विकल्प हैं। नकारात्मक की अगर हम बात करें तो अगर हम कहीं पे लिमिटेशन लगा रहे हैं, बाउंडेशन लगा रहे हैं तो ये नकारात्मक हो जाएगा। किसी भी चीज़ को अगर हम राजनीति से जोड़ रहे हैं तो ये नकारात्मक हो जाएगा। सिर्फ अगर हम व्याख्या पे जोर दे रहे हैं, अन्य पक्षों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये नकारात्मक हो जाएगा। अगर हम वर्गीकरण कर रहे हैं, फेल और पास के आधार पे बच्चों को बांट रहे हैं कि बेटा तुम्हारे नंबर कम है, तुम अलग बैठो, तुम फर्स्ट आए हो तुम अलग बैठो, तुम्हारे थर्ड डिवीजन अलग बैठो, तो ये निगेटिव है। ठीक है, ध्यान ना देना, इग्नोर करना, उपेक्षा करना, या फिर कुछ हम पढ़ा रहे हैं, मान लिया हिंदी पढ़ा रहे हैं या ईवीएस पढ़ा रहे हैं, अगर टेक्निकल शब्दों का हम प्रयोग करेंगे, तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि शब्दावली जो है टेक्निकल अगर शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। हमें बच्चे को विद्यालय से भगाना नहीं, डांटना नहीं है, शिकायत नहीं करना है, नकल नहीं करना है, और अगर अनुमति नहीं दे रहे हैं किसी भी काम को ना करने की, अगर अनुमति आप नहीं दे रहे हैं तो ये भी एक नकारात्मक होगा। अगर कहीं ऑप्शन में अनिवार्य रूप से किसी एक पक्ष को जोड़ दिया जा रहा है तो ये भी नकारात्मक हो जाएगा। दंड देना, डांटना, भेदभाव करना, रट्टा लगवाना, कंठस्थ करवाना, ये क्या है, निगेटिव ऑप्शंस हैं। केवल लिखा हो ऑप्शन में, ही लिखा हो, मात्र लिखा हो, एकमात्र लिखा हो, को छोड़ कर के लिखा हो, को छोड़ कर के वाले ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस में ज़्यादा गलती होती है। सदैव लिखा हो, याद करना, रटना, स्मरण, दोहराना, ये नकारात्मक ऑप्शन है। अगर हम किसी प्रकार का लालच दे रहे हैं, नियंत्रण रख रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं बच्चे की, तो ये भी गलत है। व्याकरण पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है भाषा में हमें। और कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है ज्योतिष आधारित कथन, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भगवान चाहेंगे तो हम पास हो जाएंगे, है ना। आप में से बहुत सारे लोग माइंड में रखते हैं कि यार देखो देखा जाएगा, फॉर्म तो डाल दिया है, भगवान चाहेंगे तो हम पास हो जाएंगे। अगर ऐसा कहीं विकल्प दिया है या अगर ऐसे कोई विकल्प शिक्षक के द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं कि बेटा देखो कोई चिंता वाली बात नहीं, भगवान चाहेंगे तो तुम पास हो जाओगे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दबाव डालना, रोकना, तुलना करना, महापुरुषों की जीवनी बताना। अगर ऑप्शन में कहीं पर ये कहा जा रहा है कि हम बहुत ज़्यादा महापुरुषों की जीवनी बता रहे हैं तो बच्चा जीवनी समझ नहीं पाएगा कि कौन महात्मा गांधी ने क्या किया, लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया, या कोई अगर चंद्रशेखर आज़ाद, नहीं समझ पाएगा। अब उसको व्यावहारिक जीवन में बताइए कि हाँ ऐसे ऐसे करना अच्छी बात होती है, ये गुणों का विकास होना जरूरी है। बहुत ज़्यादा हम परीक्षाओं पे जोर नहीं देंगे कि बहुत ज़्यादा हम परीक्षा लें, बहुत ज़्यादा बच्चे को पुरस्कार दें, या अंक ग्रेड पे अगर जोर दिया जा रहा है किसी भी ऑप्शन में, या सिर्फ पाठ्यपुस्तक पे जोर दिया जा रहा है तो वो क्या है, नकारात्मक विकल्प होगा। अब आप समझ पाएंगे कि कैसे आप प्रश्नों को हल करेंगे। एक और प्रश्न देखते हैं आपके सामने। कहा जा रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह में संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्या हम ये कह देंगे बेटा विद्यालय छोड़ दो, माना कि बच्चा वंचित समूह से है लेकिन छोड़ना गलत है, जैसा है वैसा स्वीकार कर रहे हैं ये भी गलत है, अपेक्षाओं को कम करना भी गलत है। अगर बच्चा वंचित समूह से है और उसकी सहभागिता कम हो रही है तो अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करेंगे और उसमें सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढेंगे। तो नेगेटिव ऑप्शन समझ में आए, विद्यालय से बच्चे को भगाना नहीं है, यथास्थिति नहीं स्वीकार करना है, अपेक्षा को कम नहीं करना है। अगला प्रश्न देखिए, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। क्या अनदेखा कर देंगे आप, दंडित, ये दोनों क्या है, निगेटिव हैं। याद करने वाली बात गलत है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ रहा है, इससे आपका समय बचेगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। प्रश्न संख्या नहीं पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, देखिएगा यहाँ पर याद करने वाला हटा दीजिए ऑप्शन। कह रहा है कि पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्यय, मतलब पुराने को आप छोड़ रहे हैं तो ये भी गलत है, पूर्व ज्ञान को आप छोड़ रहे हैं, दंड का उपयोग करना ये भी गलत, तो यहाँ पर आपका तीसरा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप समझ गए होंगे कि कैसे आप निगेटिव पॉजिटिव कीवर्ड के माध्यम से प्रश्नों को कम समय में हल कर पाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेगा, और जो पापा वीडियोज़ कराई गई उनको जरूर देख करके जाइएगा, दोबारा से हम उसको रिवाइज करा देंगे जैसे ही समय मिलेगा। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।